हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो देखते हैं क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन यानी कि इंसुलेशन की जो क्रिटिकल थिकनेस होती है वो क्या होती है। द एडिशन ऑफ इंसुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेस द conductive thermal resistance, but when the total thermal resistance is made of conductive thermal resistance and convective thermal resistance, the addition of insulation in some cases may reduce the convective thermal resistance due to increase in surface area, as in the case of a cylinder and sphere. And the total thermal resistance may actually decreases, resulting in increased heat flow. It may be shown that the thermal resistance actually decreases and then increases in some cases. तो ये तो एक ओवरऑल व्यू था क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के लिए। तो चलिए समझते हैं इसे कि किस तरह से इसमें क्रिटिकल थिकनेस को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। द एडिशन ऑफ इंसुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेस मीन जब भी हम इंसुलेशन को ऐड करते हैं, चाहे कोई भी, अगर हमारा ये मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर का शेप है, तो इसमें जब भी हम इसके ऊपर कोई भी लैगिंग रैप करेंगे या फिर इंसुलेशन मटेरियल इसके ऊपर इसके सराउंडिंग में रैप करेंगे या इंसुलेशन मटेरियल की लैगिंग करेंगे, तो उसकी वजह से जैसे जैसे आप इंसुलेशन की थिकनेस को इसके ऊपर बढ़ाते जाएंगे, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि सरफेस के, अगर मान लीजिए आपका सॉलिड सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर कोई हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लूइड के कारण सिलेंडर से जो हीट है वो बाहर की ओर सरफेस सराउंडिंग में जाने लग जाएगी। तो उस हीट को सराउंडिंग में जाने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इंसुलेशन की एक लेयर इसके ऊपर चढ़ा देंगे और उस इंसुलेशन की लेयर जितनी ज्यादा थिक होगी उतना ही आपको कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई मिलेगी, यानी कि उतना ही आपका हीट का लॉस कम होगा। यानी कि आपकी जो हीट है जो सराउंडिंग में जा रही है, इनर सरफेस से सराउंडिंग की सरफेस में जा रही है, वो उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। कब? जब आप इंसुलेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी इंसुलेशन की लेयर, इंसुलेशन की थिकनेस को इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपका कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट व्हेन द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इज मेड ऑफ कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस एंड कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, लेकिन जब रेजिस्टेंस यानी कि अगर आपका कोई सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल पार्ट है, तो उस कंडीशन में अगर आपके दो तरह के रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं, मीन फर्स्ट आपका कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस जो क्या होगा, सिलेंडर के इनर सरफेस से सराउंडिंग की ओर जाने लगेगा, और दूसरा आपका कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस होगा जो सराउंडिंग यानी कि जो सराउंडिंग में आपका जो एटमॉस्फेयर है यानी कि एयर जो है, एयर से सिलेंडर तक आने में जो आपका रेजिस्टेंस वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। तो अगर आपका दो रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम में क्या होगा, द एडिशन ऑफ इंसुलेशन इन सम केसेस में रिड्यूस द कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। तो इन केस में क्या होता है, जो हमारा कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस होता है, देखिए, द एडिशन ऑफ इंसुलेशन इन सम केसेस में रिड्यूस द कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि कुछ केसेस में जब आप इंसुलेशन को ऐड करते हैं तो जो कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूस हो जाता है। कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, जबकि कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। किसकी वजह से,
ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे मैंने आपको थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जिस वीडियो मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा तो उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कांटेक्ट करेंगे और हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। तो अगर आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, आप मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे सरफेस के साथ। जब एरिया आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे, जिसके कारण हीट फ्लो ज़्यादा होने लग जाएगा और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। एज इन द केस ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर and the total thermal resistance may actually decreases resulting in increased heat flow। इसके कारण क्या होता है, जब हमारा कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो इसका कारण क्या होता है कि आपका सरफेस एरिया बढ़ा है, इस वजह से आपका कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और इस कारण जो आपका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका हीट फ्लो कैसा होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। इट मे बी शोन दैट द थर्मल रेजिस्टेंस एक्चुअली डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस इन सम केसेस। और बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता है कि आपका थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है एक्चुअली, और कुछ केसेस में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब किस तरह से ये डिक्रीज होता है और किस तरह से ये इंक्रीज होता है, किन किन केसेस में, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल थिकनेस के बारे में आज हम यहाँ पर समझ रहे थे। तो ये जो भी मैंने आपको ये बताया, तो इस पूरी थ्योरी में ओवरऑल आपको ये समझ में आया होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से वर्क करते हैं और कितने टाइप के रेजिस्टेंस हमारे यूज किए जाएंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं क्रिटिकल थिकनेस क्या होती है। एक्चुअल जो डेफिनेशन है क्रिटिकल थिकनेस की, दैट इज the thickness up to which heat flow increases and after which heat flow decreases is termed as critical thickness। यानी कि इंसुलेशन की वह थिकनेस जहां तक आपका हीट फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि हीट फ्लो आपका जहां तक मैक्सिमम होगा, वो थिकनेस क्या कहलाएगी, आपकी क्रिटिकल थिकनेस। और इस थिकनेस के बाद आपका जो हीट फ्लो है वो एकदम सडनली क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो जिस पॉइंट से आपका हीट फ्लो डिक्रीज होने लग जाए वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल थिकनेस। और अगर हम सिलेंडर या फिर स्फीयर के केस में बात करते हैं तो यही थिकनेस हमारी क्या कहलाती है, क्रिटिकल रेडियस। चलिए इसे फिगर के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई सिलेंडर है, ये इसकी इनर सरफेस है और इस सिलेंडर के ऊपर ये हमारी इंसुलेशन की गई है। ये जो है ये हमारा क्या है, इंसुलेशन किया गया है। अब इंसुलेशन के बाहर हमारा क्या है, एयर है, यानी कि हमारे सराउंडिंग क्या है, एयर है। तो एयर की वजह से सरफेस यानी कि जो हमारा इंसुलेशन मटेरियल है और जो आपकी एयर है, इन दोनों की वजह से एक बहुत माइनर सी फिल्म डेवलप हो जाती है जो एक रेजिस्टेंस का वर्क करती है सॉलिड सरफेस और एयर की या फिर सराउंडिंग जो सरफेस है उसके बीच में। तो ये आपकी एक फिल्म आपको शो हो रही होगी, जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाई है, ये क्या है, फ्लूइड की एक फिल्म है जो सॉलिड और जो आपका फ्लूइड है, जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में एक बहुत हल्की सी, हम ये मान लेते हैं कि एक बहुत हल्की सी फिल्म, एक लेयर बन जाती है जो रेजिस्टेंस का वर्क करती है, ऐसा हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें ये अज्यूम करना है कि एक बहुत थिन लेयर बन जाएगी, थिन फिल्म बन जाएगी फ्लूइड की, जिसके कारण रेजिस्टेंस वहां पर क्रिएट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा ये इंसुलेशन मटेरियल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मान लेते हैं हमारी K है, और ये हमारा सॉलिड सिलेंडर जो मैंने अभी आपको बताया था। सॉलिड सिलेंडर ये हमारा है, तो
सॉलिड सरफेस के इनर सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, T1, यानी कि जो सिलेंडर का जो टेम्परेचर है। अब यहाँ पर सॉलिड का इनर सरफेस कहें आउटर, क्योंकि आउटर सरफेस पे क्या है, हमारी इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है। तो जो भी आपकी इनर सरफेस है वहां पर जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर आगे की ओर एक्सीड करेगा। तो जो ये हमारा टेम्परेचर होगा सॉलिड सरफेस में वो क्या है, हमारा T1 है। और यहाँ पर जो हमारी सराउंडिंग है, ये जो सराउंडिंग है ये हमारी क्या है, एयर। तो इसका हम टेम्परेचर मान लेते हैं T एयर, यानी कि T1 और T एयर हमारा क्या हो गया, T2 हो गया। जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या है, इनर रेडियस हमारी R1 है। और जो आउटर रेडियस है यानी कि विद इंक्लूडेड इंसुलेशन, यानी कि इंसुलेशन के साथ जो हमारा सिलेंडर जब पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है तो उसके कारण जो रेडियस है वो कितनी है, हमारी R2। और R1 हमारी क्या है, सिर्फ सिलेंडर की रेडियस, यानी कि सिर्फ सिलेंडर की रेडियस हमारी क्या है, R1, और इंसुलेशन के साथ क्या है, हमारी R2। और अगर हम सिर्फ इंसुलेशन की थिकनेस को देखें तो वो क्या हो जाएगी, हमारी R2 माइनस R1। हमें ये पता है कि जब भी हम कंडक्शन के केस में बात करते हैं तो वहां पर हमारी थर्मल कंडक्टिविटी के वर्क करती है, और जब भी हम कन्वेक्शन के केस में बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारा H यानी कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वर्क करता है। तो इस केस में जहां पर ये हमारी सॉलिड सरफेस है यानी कि इंसुलेशन की सरफेस होगी और ये हमारी एयर की सरफेस होगी, तो इनके बीच में क्या वर्क करेगा, हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, H0। अब क्रिटिकल थिकनेस में क्या होता है, देखिए जो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस वर्क करेगा, यानी कि जो सिलेंडर की हीट को बाहर जाने से रोकेगा, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस काम करेगा वो हमारा क्या होगा, थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको ऊपर बताती, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और जो हमारा कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है ये कहाँ पर होगा, हमारा जो अभी मैंने कहा कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारी बहुत थिन फ्लूइड फिल्म बन जाती है, उसके कारण रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। तो उस रेजिस्टेंस के कारण हमारा क्या होगा, कन्वेक्टिव, कौन सा रेजिस्टेंस वर्क करेगा, हमारा कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिए, सॉलिड के केस में कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, और जब हम कन्वेक्शन के केस में आते हैं यानी कि फ्लूइड और सॉलिड दोनों ही केस में क्या काम करता है, फिर यहाँ पर आपका कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं। पहला हो गया कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, पहला क्या हो गया हमारा कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, और दूसरा कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। अब जिस तरह से हम ये मान लीजिए ये अगर सिलेंडर है तो इसमें जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ाते जाएंगे इंसुलेशन, अगर इसके ऊपर मैं इंसुलेशन कर दूं तो उसकी थिकनेस जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी तो कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। यानी कि सॉलिड के इनर सरफेस से जो हीट का लॉस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और हीट का फ्लो कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ाते जाएंगे इसके ऊपर तो उस केस में जो सरफेस एरिया है, आउटर सरफेस एरिया यानी इंसुलेशन के साथ का, ये आउटर सरफेस एरिया हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब आउटर सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा तो उस कारण ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कांटेक्ट करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, देखिए रेडिएशन ऑफ इंसुलेशन इन सम केसेस में रिड्यूस द कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा, जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसके कारण क्या होगा, हमारा कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस रिड्यूस होने लग जाएगा। तो कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये दो रेजिस्टेंस इसमें वर्क करते हैं। अब यहाँ पर जो क्रिटिकल थिकनेस है वो क्या है, जिस थिकनेस तक, यानी जो इंसुलेशन आपने इसमें ऐड किया है तो उस इंसुलेशन की जो थिकनेस है जहां तक हीट फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और उसके बाद जब डिक्रीज होना शुरू होगा तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा,
क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, और सिलेंडर और स्फेरिक केस में क्रिटिकल रेडियस। मीन अगर मान लीजिए इसके ऊपर मैं 2 mm की इंसुलेशन की लेयर को रैप करती हूँ, या फिर हमारी जो इंसुलेशन की लेयर है अगर 2 mm तक की है, तो इंसुलेशन लगाने के बाद भी जो हीट फ्लो है, हीट फ्लो की रेट क्या होगी, कंटिन्यू इंक्रीज करती जाएगी। कब तक, अगर 2 mm हमने थिकनेस रखी है तो। लेकिन जैसे ही हम 2 mm थिकनेस के बाद इंसुलेशन की थिकनेस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में 2 mm के बाद से जैसी थिकनेस आपकी ज़्यादा होनी शुरू होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हीट फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो थिकनेस, इंसुलेशन की वो थिकनेस जहाँ पर हमारा हीट फ्लो ज़्यादा हो यानी मैक्सिमम हो, और उसके बाद हमारा हीट फ्लो कैसा हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो अलग अलग इंसुलेशन मटेरियल के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग इंसुलेशन मटेरियल की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर ही हमारा जो हीट फ्लो है वो हमारा डिपेंड करता है। तो ये थिकनेस सबकी अलग अलग होती है, क्रिटिकल थिकनेस कि कितनी थिकनेस तक आपका हीट फ्लो मैक्सिमम रहेगा और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होगा, तो ये सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये क्या था, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन।